Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about breathing and exchange of gases. This is 17th chapter of NCERT. तो मैंने पिछली वीडियो में इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन लिया हुआ था, ठीक है, कि रेस्पिरेशन क्या होता है और जो दो टाइप के रेस्पिरेशन है एनारोबिक एंड एरोबिक, इसके बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने आपका जो लंग्स है उसके बारे में देखा था। लंग्स जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ट्रैकिया से डिवाइड होता है फिफ्थ सेगमेंट में एंड फिर उसके बाद थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, राइट वाला एंड लेफ्ट वाला टू पार्ट में डिवाइड होता है। उसके बाद हमने एल्वुलाई के बारे में देखा था कि एल्वुलाई जो होता है वो क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर आपका गैसेस जो है गैसेस का एक्सपेरिमेंट ब्लड कैपिलरी के थ्रू होता है, ठीक है, ओके। और उसके बाद हमने बात करी थी ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया जो होता है उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो डस्टी पार्टिकल्स या फिर बैक्टीरिया एंड वायरस जो है वो एंटर कर जाते हैं तो वो आपका स्नीजिंग होने के कारण वो अगेन रिलीज हो जाता है, ठीक है, बॉडी से। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की, IRDS। तो इसके बारे में हमें देखना था, या फिर इसे ये भी बोल सकते हैं नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। दोनों नाम आपको अच्छे से लर्न करना है। इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसे IRDS भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। It is due to the insufficient of a pulmonary surfactant production and some structural immaturity. Neonatal respiratory distress syndrome होता है, तो यहाँ पर जो pulmonary surfactant होता है वो surfactant का प्रोडक्शन नहीं कर पाता, ठीक है, क्या करता है, surfactant का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं। जब प्रोडक्शन सर्फेक्टेंट का नहीं हो पाता है तो फास्ट हार्ट रेट हो जाता है, फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है एंड ब्लू डिसीज हो जाती है, ठीक है। क्या क्या हो जाता है, ये सिम्टम्स होता है इन सिंड्रोम में। क्या होता है, सिम्टम्स दिखाई देते हैं फास्ट हार्ट रेट के, फास्ट ब्रीदिंग के एंड ब्लू डिसीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन लंग्स ईच एल्वुलर डक्ट ओपन इनटू द ब्लाइंड चैम्बर्स द एल्वुलर शैक। तो जो आपका एल्वुलाई होता है वो आपका किससे अटैच होता है, डक्ट से, ठीक है। और जो डक्ट होती है वो क्या, वो ओपन होती है यहाँ पर एल्वुलर शैक में, ठीक है। फिर देखिए द एल्वुलर एपिथेलियम इन द लंग्स एज अ नॉन सिलेटेड स्क्वामस एपिथेलियम। जो आपका एल्वुलाई होता है, ठीक है, एल्वुलर एपिथेलियम जो होता है वो आपका किससे बना होता है, नॉन सिलेटेड स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है। मतलब कि इसमें सीलिया नहीं प्रेजेंट होते। आपका सीलिया जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं और एल्वुलर एपिथेलियम में ऐसा कोई भी सीलिया नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डायफ्राम। इसके बारे में देख लेते हैं। Made up of a radial muscle, so it is a mucilaginous structure. So it the microfibrous structures, not cartilage. तो ये जो होता है आपका किससे बना होता है, रेडियल मसल से बना होता है और इसमें कार्टिलेज होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डायफ्राम इज एयर टाइट स्ट्रक्चर ऑफ इट पंचर सडन डेथ टेक प्लेस। तो ये जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है, एयर टाइट स्ट्रक्चर होता है और कैसा होता है, अगर ये पंक्चर हो जाता है तो सडन डेथ होने की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं डिसीज के बारे में। तो फर्स्ट डिसीज क्या है, हिकअप, ठीक है, ड्यू टू इनवॉलेंट्री, मतलब कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, ये इनवॉलेंट्री है, मतलब कि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, डिस्चार्ज ऑफ फ्रेनिक स्पाइनल नर्व्स एंड इनवॉलेंट्री फास्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम causes epiglottis open and close so that produce characteristic sound called as a hiccup। तो इसमें क्या होता है कि स्पाइनल नर्व से आपका फेरेनिक डिस्चार्ज हो रहा होता है एंड इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा होता है, ठीक है। जैसे हमने बताया डायफ्राम क्या मतलब, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड किस तरीके से रिलैक्सेशन होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है स्पीड में हो जाता है एंड एपिग्लॉटिस जो है बार बार ओपन होती है एंड क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो इससे जो आपका साउंड प्रोड्यूस होता है इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन है वो जब स्पीड में होने लगता है तो इससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम हिकअप बोलते हैं, ठीक है, ओके। डायफ्राम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इंस्पिरेशन की प्रोसेस के टाइम और दूसरा क्या होता है, एक्सपिरेशन की प्रोसेस के टाइम। तो इंस्पिरेशन में जब हम बात करेंगे तो डायफ्राम का स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब क्योंकि जब इंस्पिरेशन हमने किया तो फिर जो गैसेस है वो अंदर गई, ठीक है, एंड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण जो आपका डायफ्राम का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, इक्वल, ठीक है, फ्लैट हो जाता है लंग्स।
फिर देखिए एक्सपिरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम एक्सपिरेशन करते हैं मतलब लंग्स जो होता है वो लंग्स से जब एक्सपिरेशन करते हैं तो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो डायफ्राम का स्ट्रक्चर शेप हो जाता है वो कैसा होता है डोम शेप्ड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है डोम शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, इसका ये नॉर्मल शेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरकोस्टल मसल की, इसके बारे में देख लेते हैं। The muscle extended between two ribs called the intercostal muscle। जो intercostal muscle होता है वो क्या होता है टू रिब्स के बीच में जो गैपिंग होती है, टू रिब्स के बीच में जो गैपिंग होती है इसे क्या बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो दो टाइप की इंटरकोस्टल मसल होती है, एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरी क्या होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, एक्सटर्नल के बारे में देख लेते हैं। Contract only at the time of expiration and when they relax expiration occurs passively। तो ये जब एक्सपिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि वो कंट्रैक्ट हुआ होता है वो क्या होता है अगेन रिलैक्स हो जाता है, जिसके कारण इसको क्या पैसिवली रिलैक्सेशन बोलते हैं। जो कि आप जब आप रिब्स के बीच में बाहर से देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिब बोलते हैं। ठीक है, बाहर से देखेंगे तो इसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं और अंदर जो मसल प्रेजेंट होते हैं इसे क्या बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। जब नॉर्मल ब्रीथिंग में क्या होता है वो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था यहाँ पर क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के बारे में बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता नॉर्मल ब्रीथिंग में। ठीक है, फिर देखिए दे बिकम एक्टिव एट द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो ये जो होता है आपका जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है तब एक्टिव होता है। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में ये एक्टिव होता है, जबकि इसकी बात करें तो ये नॉर्मली ये एक्टिव रहते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप की। जो रेस्पिरेशन जो होता है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air is down in the CO2 rich alveolar air is released out। सबसे पहले क्या होता है कि एयर जो होता है वो हमारे मतलब सिस्टम में एंटर करता है। ठीक है, ओके। तो सिस्टम में जब एंटर करता है तो यहाँ पर आपका अगर देखेंगे तो CO2 की वैल्यू जो होती है वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हमारे एल्वुलर सैक में ज्यादा होती है CO2 की वैल्यू। ठीक है, ओके। तभी पार्शियल प्रेशर जो होता है वो CO2 का जब हमारे एल्वुलर सैक में ज्यादा होता है तो इस और एटमॉस्फेयर में कम होता है, तभी तो इंस्पिरेशन बाहर की जो गैसेस है वो अंदर आती है सिस्टम के अंदर आती है। ठीक है, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए डिफ्यूजन ऑफ अ गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। तो एल्वुलर मेम्ब्रेन एंड आपका जो ब्लड कैपिलरी है इसके थ्रू आपका कार्बन और डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंजमेंट होता है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। जैसा कि मैंने बात करी तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है। ठीक है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड को हो या फिर ऑक्सीजन का हो तो उसका डिफ्यूजन जो है वो आपका ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है। ठीक है, फिर देखते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। तो जो आपका ऑक्सीजन होता है वो सेल के थ्रू मतलब यूटिलाइज कर लिया जाता है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म की रिएक्शन के थ्रू एंड जो बाकी बचता है आपका CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो आपका बॉडी से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा आपका रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है या फिर गैसेस के एक्सचेंजमेंट जो है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के बारे में। दिस इज एक्टिव प्रोसेस एंड फास्ट प्रोसेस। जो आपका जो इंस्पिरेशन होता है, ठीक है, इंस्पिरेशन क्या है एक्टिव प्रोसेस है और उसके बाद कैसी प्रोसेस है फास्ट प्रोसेस है। और आपका ये जो प्रोसेस है इंस्पिरेशन की वो 2 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कितना सेकेंड में 2 सेकेंड में जो आपके इंस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्लैटिंग ऑफ अ डायफ्राम एंड कंट्रैक्शन ऑफ अ इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम जो होता है वो कैसा हो जाता है जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है फ्लैट हो जाता है एंड जो आपका इंटरकोस्टल मसल होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है इंटरकोस्टल मसल। फिर देखिए जब इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम भी
इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ थोरैक्स इंक्रीजेस, देन fall of pressure in the thoracic cavity, air from outside rushes into lungs via nostril, trachea and bronchi। तो यहाँ पर जो होता है, जब जो आपका प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, थोरासिक कैविटी में जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, जबकि वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जो आपका प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपकी मतलब प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है कहाँ पर, नॉस्ट्रेल मतलब लंग्स में, एंड ट्रैकिया और ब्रोंकाई में, ठीक है। ओके, तो ये पूरा आपको समझ में आ गया कि एयर जब इंस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो क्या चीज डिक्रीज होती है, क्या चीज इंक्रीज होती है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं ड्यूरिंग एक्सपिरेशन की। दिस इज अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है। क्या है ये, पैसिव प्रोसेस है, और जो एक्सपिरेशन की प्रोसेस होती है वो आपकी 3 सेकंड में कंप्लीट होती है, ठीक है। कितने सेकंड में, 3 सेकंड में कंप्लीट होती है। सबसे पहले बात करेंगे तो डायफ्राम बिकम कॉन्वेक्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो जब हम एक्सपिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो वहां पर जो डायफ्राम होता है वो कैसा हो जाता है, डाउन शेप्ड हो जाता है, क्योंकि हम एक्सपिरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। और उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बारे में बात करें तो वो आपका रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमने एक्सपिरेशन किया, गैसेस जो अंदर फिल थी वो क्या है, वो बाहर गई, ठीक है, एटमॉस्फेयर में गई। एंड अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के इनवर्स का रिलेशन है, ठीक है। ओके, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपिरेशन की प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जबकि प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है थोरैसिक कैविटी में। एयर फ्रॉम इनसाइड रसेस थ्रू ब्रोंकाई and trachea and then into lungs and out through nostril। तो वहां पर क्या आता है कि एयर जो है नॉस्ट्रल के थ्रू ट्रैकिया में आ रही थी, ट्रैकिया से ब्रोंकस में जा रही थी, एंड ब्रोंकस से एल्वुलर में जा रही थी। इस प्रोसेस को क्या बोला गया था, इंस्पिरेशन। जबकि एक्सपिरेशन में क्या होता है कि जो मतलब इसका अपोजिट होता है, मतलब कि सबसे पहले एयर जो होगी वो कहां से रिलीज होगी, एल्वुलर से होते हुए ब्रोंकस में जाएगी, ब्रोंकस से ट्रैकिया में, देन आफ्टर नॉस्ट्रल से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा इसका पाथवे होता है इंस्पिरेशन का भी और एक्सपिरेशन का भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, A healthy human breathe approx 12 to 16 times per minute। तो अगर ह्यूमन मतलब जो हेल्दी ह्यूमन होते हैं उनका ब्रीदिंग टाइम कितना होता है, तो 12 to 16 times per minute का होता है, ठीक है। ओके, फिर देखिए, the volume of air involved in a breathing movement can be estimated by using spirometer। तो जो आपका एयर वॉल्यूम मतलब एयर जब फिल हो जाती है तो इस एयर को मेजरमेंट करने के लिए, इस एयर के मतलब वॉल्यूम को मेजरमेंट करने के लिए हम स्पायरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। स्पायरोमीटर से आप पता कर सकते हैं कि ब्रीदिंग मूवमेंट कितना है, ठीक है। ओके, फिर देखिए, इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मल ब्रीदिंग इज थोरैसिक ड्यू टू द विविपैरस कंडीशन। तो नॉर्मल ब्रीदिंग जो फीमेल हो मतलब ह्यूमन फीमेल जो होती है उनमें नॉर्मल ब्रीदिंग क्या होती है कि विविपैरस कंडीशन में होती है, ठीक है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन अ लार्ज मैमल्स लाइक एलिफेंट्स मूवमेंट ऑफ अ रिब्स केस इज अ वेरी लेस, सो मेन इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन बाय द हेल्प ऑफ एब्डोमेन। तो जैसे हमने बात करी कि जो ह्यूमन की बात कर रहे थे, फीमेल की बात कर रहे थे, वहां पर आपका थोरासिक से होता है ब्रीदिंग, ठीक है। और अगर हम लार्ज मैमल्स की बात करें जैसे कि एलिफेंट हो गया, तो इसमें क्या होता है, रिब केस जो होता है मूवमेंट बहुत ही कम करता है, जबकि इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो किससे होती है, एब्डोमेन से होती है, ठीक है। किससे होती है, एब्डोमेन की हेल्प से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो होता है उसमें मेन वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट रेस्पिरेशन इज लोकेटेड सेरिबेलम। तो आपको जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो आपके किससे रेगुलेट होती है, सेरिबेलम से, ठीक है। ब्रेन में जो सेरिबेलम पार्ट प्रेजेंट होता है उससे रेस्पिरेटरी, वो क्या है, एक रेस्पिरेटरी सेंटर है जहां पर आपका रेस्पिरेशन जो है वो रेगुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन द रेस्पिरेटरी सेंटर पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। जो पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है वो आपके इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो पोन्स एंड ऑब्लिंगेटा होते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा, तो वो आपके कहां पर प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर पे, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर पे। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों से ही
आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर देखते हैं A specialized center present in a medulla region of a brain called as a respiratory rhythm center। में जो स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट होता है जो रेस्पिरेटरी को कंट्रोल करता है, तो वो आपका क्या होता है, मेडुला रीजन होता है, ठीक है। क्या होता है, मेडुला रीजन, ब्रेन में जो मेडुला रीजन होता है वो आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि सबसे पहले इसका मेन वर्क क्या होता है कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का होता है, ठीक है। फिर देखिए another center present in a pons of the brain called as a pneumataxis center। जो अदर पार्ट प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का, वो कौन सा होता है, जो कि जिसे हम पोन्स बोलते हैं, तो वो आपका ब्रेन में प्रेजेंट होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी बोलते हैं। फिर देखिए मॉडरेट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इन सेंटर, तो ये जो रिदम सेंटर होता है इसको मॉडरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, मॉडरेट करना है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस, तो वो आपको क्या देता है, पॉजिटिव कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। और आज फॉर इनटेक ऑफ एयर, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो आपका जो एरिया होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका एयर होता है वो लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जब हम इंस्पिरेशन की प्रोसेस करेंगे तो एयर क्या होगा, सिस्टम में आएगा एंड सिस्टम में आने के कारण वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है, ओके। फिर देखिए receptor associated with the aortic arch and carotid artery also recognize changes in SpO2 and H plus concentration and send necessary signals to rhythm center for chemical reaction, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो उसमें कुछ रेसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस रिदम को मेंटेन करने के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। रिदम जो रेसेप्टर होते हैं वो इसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये रिसेप्टर आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एओर्टिक आर्च में, ठीक है, एंड कैरोटिड आर्टरी में। एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को प्रोवाइड करते हैं। इसका जो उसकी हेल्प से जो सिग्नल्स मिलते हैं वो आपको किसमें मिलता है, रिसेप्टर्स में। और रिसेप्टर जो होते हैं वो आपका रिदम सेंटर तक पहुंचाता है, तब मतलब रिदम सेंटर जो है वो हेल्प करता है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी होता है वो काफी टाइप के होता है, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टीवी, ठीक है। क्या बोलते हैं, टीवी। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो अगर जब हम एयर का वॉल्यूम को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, एयर को जब वॉल्यूम मेजरमेंट करते हैं, जो वॉल्यूम मिलता है उसे क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीवी भी बोलते हैं। तो ये सारी हमें किससे मिलती है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में जो वॉल्यूम का इंक्रीज होता है या फिर वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज होता है, वो आपका कितना हो रहा हो वो हम किससे पता लगाते हैं, टाइडल वॉल्यूम से, ठीक है। जिसकी वैल्यू क्या होती है, अप्रॉक्स 500 ml, ठीक है। क्या होती है, 500 ml। हेल्दी मैन कैन इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड अप्रॉक्स 6000 to 8000 ml एयर पर मिनट, ठीक है। जो हेल्दी मैन होते हैं या हेल्दी ह्यूमन होते हैं तो वो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन की बात करें तो उनका कितना होता है, 6000 to 8000